शांति। मैं पहले तो आज के जो हमारे कीनोट स्पीकर है एवी गिरीश भाई, मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करूंगी और हम सब तालियों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। ट्यूसडे का दिन वर्किंग डेज है और आप सभी को इस अंदाज में देख करके सच में दिल में इतनी खुशी हो रही है कि हम सब समझ रहे हैं कि इस समय पर हर एक जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो हर एक को अपील किया होगा और सब दौड़े दौड़े यहाँ पर पहुँच गए हैं। साथ साथ ये भी कहूँगी कि हमारे जो एवी गिरीश भाई है वो भी बहुत योगी आत्मा है, तो कई बार इसका योग बहुत पावरफुल होता है ना, तो वो भी आत्माओं को खींच लेती है। तो हम ये भी कहेंगे कि उनके योग से भी आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भाई जी का पहले तो हम बिंदु बहन फूलों के द्वारा स्वागत करेंगे और हम सब तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। आप में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार एवी गिरीश भाई से मिले हैं? वो जरा हाथ उठाए जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम लगभग पूरी क्लास है भैया। पहली बार आपको देख रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा भाई का, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो गया है, तो मैं शॉर्ट में भाई का इंट्रोडक्शन दूंगी। हम सभी भाई से पहले थोड़ा परिचित हो जाते हैं। एवी गिरीश भाई, आप एक इंटरनेशनल स्पीकर है, एक कॉरपोरेट ट्रेनर और काउंसलर भी है। आपने कॉरपोरेट हाउस जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एल&टी है, ऐसे ही अगर हम देखें तो एजुकेशनल फील्ड में भी आईआईटी है, आईआईएम है, जैसे इंस्टीट्यूट में भी आपने टॉक लिए हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी आपने, आर्मी में, ऐसे अनेक जगह पर आपके टॉक्स रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की जो पीस ऑफ माइंड चैनल है, आप उसके रेगुलर स्पीकर हैं और यूट्यूब पर भी आपके टॉक्स कई आते रहते हैं। अक्सर करके भाई देश विदेश में इतने लेक्चर्स लेते हैं, ऐसे ही भारत में भी कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर भाई का निमंत्रण आता ही रहता है। और हमने देखा है नज़दीक से भाई को कि जितने आप अच्छे स्पीकर हैं उतने ही आप जीवन के अंदर बहुत ही निर्माण है और आपने कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं है। जब भी आपको बुलाते हैं तो बड़े सहज और सरल रीति से आप इनविटेशन को स्वीकार करते हैं। एवी गिरीश भाई की ये खास विशेषता है कि बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, परंतु बहुत हल्के रूप से और रमणीकता से हमारे सामने उसको रखते हैं। जो इम्पॉसिबल लगता है वह सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, इजी लगने लगता है। इतना सहज रीति से भाई एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं एवी गिरीश भाई को कहूँगी कि जो आज का टॉपिक है हमारा इमोशनल हीलिंग, उस विषय पर आज आप प्रकाश डालें। गिरीश भाई। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, मुस्कुरा कर। उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? वंडरफुल। आज के वर्किंग डे में भी शाम के समय में आप सब इस विषय को सुनने के लिए आप आए हैं। यही अपने आप में सिद्ध करता है कि हम सब गुड बनने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? गुड हैं, थोड़ा और गुड बनना चाहते हैं, ठीक है ना? और वैसे भी बोरीवली थोड़ा सा गुजरात साइड का आ जाता है,
ठीक है ना? दाल में भी फिर शक्कर डाल देते हैं, ठीक है ना? वो और गुड़ हो जाता है, ठीक है? तो हमारा जीवन वैसे मीठा है, थोड़ा और उसमें निखार आ जाए, थोड़ा और मिठास आ जाए। इधर आ जाइए सिस्टर। या हाँ, यहाँ आ जाओ। लेट आने का भी कभी कभी फायदा होता है। कोई फायदे के लिए नहीं आए लेट। अच्छा। चलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को आगे करते करते वो भी स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है। ये भी अच्छा। चलिए। आज के विषय को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस विषय को अच्छी रीति नहीं समझते हैं या नहीं जानते, बट उसको एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल डायमेंशन के आधार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है वो है इमोशनल हीलिंग। और शायद किसी व्यक्ति की कभी तबीयत खराब होती है ना, तो डॉक्टर के पास या किसी प्रकार का इलाज हमको बहुत स्पेसिफिकली पता चल जाता है, पेट दर्द कर रहा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। लेकिन कभी कभी इमोशनल डिस्ट्रेस या इमोशनल पेन या इमोशनल डिस्टरबेंस या इमोशनल इंस्टेबिलिटी या इमोशनल बॉन्डेज, ये सब भी होता है, लेकिन हम उसको कभी हील करने का प्रयास नहीं करते। पेट दर्द है तो तुरंत डॉक्टर या फिर इनो या फिर पुदीना या कुछ ना कुछ तो वी विल डू, और मे बी विल गो टू अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इमोशनल लेवल पर किसी भी प्रकार का थोड़ा भी इलनेस अगर आता है, until and unless it reaches certain gigantic proportion वाला, किसी को रात को नींद ही नहीं आ रहा है, या बहुत चिड़चिड़ापन स्वभाव है, या फिर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, फिर उसको हम फिर मेंटल चैलेंजेस के रूप से किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे। और इसीलिए शायद इस संसार में इमोशनल जो डिस्ट्रेस है या इमोशनल इलनेस है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी छोटे मोटे रूप से हम सबको बाधित करता है, प्रभावित करता है। और इसीलिए आज के इस वर्तमान समय में ये जो आज का जो विषय है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ मनुष्य को बंद रहना पड़ा अकेले घर में। अ, इ, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, मैं एक छोटे से उदाहरण से देता हूँ। जनरली क्लास के शुरुआत होने के पहले हमारी बहन को कहना था, मुझे नहीं पता आपको पहले से बताया गया हो क्योंकि आप यहाँ कुछ समय से रेगुलर आ रहे हैं, कृपया करके अपने उस वस्तु को डैश मोड में रखिए। किस मोड में रखिए? क्या बात है, ये तो अच्छा है। बोरीवली का स्टैंडर्ड है साइलेंट करो। मैं अभी यूपी में था, तो वहां पे लोगों ने कहा स्विच ऑफ कर दो, मैंने कहा जान चली जाएगी, स्विच ऑफ कर। हम तो मोबाइल में जब नोटिफिकेशन आता है ना, टिंग करके बजता है, हम ऐसे ऐसे करके ढूंढ ढांड के मोबाइल देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार हम ही हैं और मोदी जी मुझे मैसेज कर रहे हैं, और अगर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भारत चीन का महायुद्ध छिड़ जाएगा। आई मीन इज वेटिंग फॉर माई रिस्पॉन्स। और जब हम मोबाइल निकाल के देखते हैं तो पता चलता है वोडाफोन अलर्ट, डेटा पैक खत्म हो रहा है, रिचार्ज करा लो, 2 दिन बचा। वो जो वो जो हम कमिट हो जाते हैं ना, वो जो हम एक्शन पे आ जाते हैं ना, यही अपने आप में बात को सिद्ध करता है कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी की कमी है। तो वो तो वो तो बहन को कहना था कि कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में करो। मेरा आपसे एक निवेदन है। कहूँ? बोलूं? अच्छा। नहीं नहीं, भाई साहब बोल रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही साइलेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छी बात। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट थोड़ा सा अलग प्रकार का है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए, लेट इट रिंग।
अच्छा, साइलेंट क्यों करने को कहा जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना? मेरा आपसे एक निवेदन है, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में, फ्लाइट मोड में, वाइब्रेटरी मोड में, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में मत रखिए। अगर संभव हो सके तो अपने मन को साइलेंट मोड में रखिए। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? कि साइलेंट करना आता नहीं है इसीलिए बजा। करने का आपने बोला ना, तो हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे। बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है। इनसे तो कोई ना जीते ठीक है ना? मुझे याद आता है, आज से काफ़ी वर्ष पहले हम हैदराबाद में एक निज़ाम मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ हम मेडिकल कॉलेज में जैसे आपकी सभा में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो व्हाइल आई वाज स्पीकिंग किसी का मोबाइल फ़ोन बजा, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा, प्लीज़ कीप योर मोबाइल फ़ोन ऑन अ साइलेंट मोड, वी हैव कम हियर टू लिसन टू गिरीश, वी जस्ट डू नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड। और ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती से बजाया, वो लगा होगा कि साइलेंट मोड में बज गया ना, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं साइलेंट मोड में मत रखिए, बजने दीजिए और मन को साइलेंट कर दीजिए। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, काफ़ी उम्र थी उनकी, ही वाज़ एन ऑनररी प्रोफेसर देयर। उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और मुझसे कहा, पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ। उन्होंने कहा, गिरीश जी, मेरा जो पोता है ना, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 6-7 साल का है, वो भी मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड करना जानता है। उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एबीसीडी नहीं पता, सेकंड स्टैंडर्ड, शायद साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है वो भी नहीं पता। 3 सेकंड में वो मोबाइल को साइलेंट कर देता है, ऑन, ड्रॉप डाउन, साइलेंट बटन। तो मैंने कहा, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है सर, हम तो देखते हैं ना बच्चे कितने स्मार्ट हैं मोबाइल फोन में। तो मैंने कहा, आप पूछना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोला, मैंने हजारों ऑपरेशंस किए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, मैं शरीर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर का एक एक अंग हर अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है, प्रश्न क्या है, पूछूं आपको भी? उन्होंने जो प्रश्न मुझसे पूछा, मैं आपको पूछता हूँ, विशेष ये बहन को पूछता हूँ, क्योंकि ये कोशिश करने वाली है, ताली इसीलिए बजाया इन्होंने, ठीक है। तो वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, गिरीश जी, यहाँ कौन सा बटन दबाऊं जिससे मन साइलेंट हो जाए? वहां इतना कन्वीनियंस है कि दूसरा कक्षा का विद्यार्थी भी कुछ भी कर सकता है, और यहाँ हमारा तो आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई, और मन है कि सुनता नहीं है, मानता नहीं है हमारी। मुझे पता है, मैं यहाँ जब आया तो मैं कॉल पे था, और एक सिस्टर हैं, उनकी माता जी ने अभी अभी, शी लेफ्ट द बॉडी, उनको कैंसर था, तो शी वॉज जस्ट शेयरिंग आउट एवरीथिंग। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय आपको इमोशनल होगा, फिर सेट हो जाएगा। पता है वो क्या, मुझे सब मालूम है, लेकिन रोना रुक नहीं रहा है, वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग। तो वहां तो सब मालूम है ना, इतना कन्वीनियंट है सब चीज, लेकिन जहां अंदर की जब हम बात करते हैं, तो शायद हम उतने ही बिछड़े हुए हैं, या हम उतने ही आउटडेटेड हैं, हम बिल्कुल एडवांसमेंट पे नहीं आए हैं। और जब हम इमोशनल हीलिंग की बात करते हैं, तो इसमें 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इमोशन, दूसरा है हीलिंग। इंग्लिश में कहते हैं अ डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, आई हील, इंग्लिश में हेल्दी, HEALTHY, 2 शब्दों का बना हुआ है, हील प्लस दाई, हील दाई सेल्फ, खुद खुद को हील करना है। एंड थर्ड, गॉड क्योर्स, डॉक्टर ट्रीट्स, आई हील, ही क्योर्स। और शायद हमारे जीवन में आई और वो गॉड का जो डायमेंशन है, वो जब आ जाता है, तो हम बहुत अच्छी रीति से इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। तो हीलिंग के प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस आधार से अगर हम करेंगे तो लाइफ बिकम्स फैंटास्टिक। अब प्रश्न ये उठता है कि आई क्या है, और ये हीलिंग करना कैसे है? जितना जब आपने यहाँ पे आकर आपने इसको समझा भी होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई एंड
माई, मैं और मेरे का ये भेद है। और जहां मैं वो आई के आधार से हर चीज को देखता हूं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है? इमोशनल हीलिंग का ही उदाहरण देता हूं। गुस्सा इज एन इमोशन, एज ए नेगेटिव इमोशन, ठीक है ना? क्रोध, एंगर, आप लोग को गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है ना? जिनको कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है जरा हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी भी गुस्सा नहीं आता है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया करके बताएं ये कौन सा कैटेगरी है? ठीक है, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने नहीं पूछा, कृपया हाथ ना उठाएं, मुझे घबराहट हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, हम हीलिंग के प्रोसेस को सीखने का प्रयास करें, आप और हम कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी प्रकार का गुस्सा है हम करते हैं, और कई लोग तो कहते हैं गिरीश जी हम एक्सपर्ट हैं गुस्सा करने में, हमारे नाक की चोटी पे रहता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो वी आर एक्सपर्ट, पीएचडी होल्डर हैं हम। तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको गुस्सा करना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू गेट एंग्री, हाउ टू गेट एंग्री? इस संसार में कोई भी माँ या पापा या टीचर, there is no school on planet earth which teaches formally how to get angry. माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं बुलाती, इधर आ, बैठ मैं सिखाती हूँ तेरे को गुस्सा कैसे कर, ये वाला गुस्सा ऐसे है, आंखों का गुस्सा वैसे है, बोल के गुस्सा ऐसा है। खुशखबरी, बिना किसी के फॉर्मल ट्रेनिंग लिए भी हम पीएचडी हो सकते हैं। क्या काबिलियत है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, यस और नो? अब प्रश्न ये उठता है, बिना किसी के सिखाए हम कैसे गुस्से में इतने अच्छे माहिर हो गए? मे बी 4 स्टेप्स, और यहीं से इसी तरीके से हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। अगर बिगाड़ भी सकते हैं तो फिर हील भी तो कर सकते हैं ना। अगर गुस्सा अपने आप में आराम से रिलैक्स, अगर खाने के बाद मीठा हो जाए तो कितना अच्छा है, ऐसे ही क्लास में भक्ति संगीत भी हो जाए तो कितना अच्छा है, वो भी साउथ इंडियन हो तो और ही अच्छा। या ठीक है ना, चेक करना, डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है? एनीवे, पता है हमने गुस्सा करना कैसे सीखा और उसको अपने जीवन में आत्मसात कैसे कर लिया, हाउ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंगर। फर्स्ट थिंग, सिंस चाइल्डहुड, मैं थोड़ा सा जाऊंगा चाइल्डहुड में क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, एंड इट हैज बीन विथ मी फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। पहला चीज, बचपन से लेकर अभी तक शायद हमने देखा किसी और को गुस्सा करते हुए। द फर्स्ट थिंग इज आई ऑब्जर्व्ड, देखिए मम्मी पापा ने आपस में थोड़ा गुस्सा किया, या बड़ा भाई ने छोटे को या मुझ पे गुस्सा किया, टीचर ने बच्चों पे गुस्सा किया, दोस्त ने एक दोस्त पर गुस्सा किया। सो फर्स्ट आई ऑब्जर्व, मैंने देखा समाज में, घर में, परिवार में, स्कूल में, ठीक है? आई सॉ, सिर्फ हमने देखा नहीं, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। आहा, ऐसा किया जाता, जो गुस्सा कर रहा है वो अपने आप को हावी कर रहा है, और जो बेचारा गुस्से को विक्टिम है वो दब रहा है, वो सुन रहा है, वो मान रहा है, वो कर रहा है, भले डर से ही कर रहा हो। सो इट इज जस्ट नॉट ऑब्जर्वेशन। I understood, oh, this is what the advantage is, this is what the benefit is, this is what how it has to be done. इस संदर्भ में ऐसे ऐसे गुस्सा किया गया, सिर्फ समझा नहीं, स्वीकार कर लिया। I accepted it, oh it is good, this is how, if tomorrow I am in a similar situation, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। अगर सामने वाला मेरी बात ना माने तो जरूरी नहीं है कि मैं उससे नहीं करवा सकता, ये इससे कर सकता है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया,
एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने फिर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और आज इस उम्र में, लगभग 50 साल की मेरी एज है, इस उम्र में मैं गुस्से में एक्सपर्ट। क्या काबिलियत है जी। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? शांति को, खुशी को, हिम्मत को देखकर, समझा, स्वीकार किया और प्रैक्टिस किया, तो क्या वो भी, आप उसमें भी पीएचडी नहीं बन सकते हो, उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो? अगर गुस्सा करने में, दुखी होने में, परेशान होने में किसी के बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के हम इतने सेंसिटिव अगर हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली द ऑपोजिट, आई कैन बी इमोशनली वेरी स्टेबल, रॉक सॉलिड, वो भी हो सकता है। तो आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है? पापा, ध्यान से सुनना, मैं जवाब चाहूंगा। पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, रात के 10 साढ़े 10 बज गया। जनरली 8 बजे तक हर दिन आ जाते थे, आज ऑफिस में कुछ मीटिंग था, इमरजेंसी था, सो द डैड कम्स होम लिटिल लेट एंड पापा डेड टायर्ड, हिम्मत नहीं है पाँव उठा के रखने की। सो पापा सोचता है बस घर जाना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर जो होगा कल देखा जाएगा, अभी मेरे में इंच मात्र भी हिम्मत नहीं। थका हारा पिता जैसे ही घर में आता है, बेल बजाता है, दरवाजा खोला जाता है, उसका छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में, वो इंतजार कर रहा है पापा का सुबह से कि कोई तो खेले, और वो पापा को देख के बोलता पापा मेरे साथ खेलो। अब बस यही बचा हुआ था, वैसे तो सारा स्ट्रेस लो, अब इसके साथ खेलो भी। और पापा नहीं पूछता, क्योंकि कई बार पूछ चुका है, मम्मी के साथ तुम क्यों नहीं खेलता? वो खेलती नहीं है, क्योंकि मम्मी को इतने सारे काम है, मम्मी बोलती है को खाना बनाना है, तू खेल। 2 मिनट खेलती है, फिर बोलता अभी तू खेल, मैं आती हूँ। बट द चाइल्ड डजंट एंजॉय प्लेइंग विद द मॉम। और ये छोटा सा क्यूट बेबी को देखते ही पापा का थोड़ी थकान दूर हो जाती है, इतना प्यारा बच्चा है, ठीक है ना, इतना क्यूट बेबी है। और पापा जी भी तो इसके लिए रहा है, मेहनत भी तो इसी के लिए कर रहा है, मीटिंग भी तो इसी के लिए अटेंड किया था। अच्छा, मीटिंग भी बच्चे के लिए अटेंड किया था? नहीं, हम सारा काम तो फिर बच्चे के लिए। तो पापा बोलता अब इतना नहीं कर सकता हूँ इसके लिए, पापा कहता डन, चल क्या खेलना है। ये थोड़ा पुराने जमाने का एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। तो भाई क्या खेलना है? तो छोटू खेलता है चोर पुलिस। आजकल भी शायद चोर पुलिस हम मोबाइल में खेल ले, वी डोंट नो, उस जमाने में तो मोबाइल ही नहीं था। तो छोटू कहता है चोर पुलिस खेलना, पापा कहता है हे भगवान, अब इसको इस समय रात के 10 साढ़े 10 बजे चोर पुलिस। पापा कहता है डन। क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा, चोर कौन बनेगा? लुक एट द लिटिल वन। ये लेटेस्ट है लेकिन पुराने ख्यालातों वाली है, ठीक, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा, आई मीन एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि छोटू ने टीवी में या समाज में पुलिस को ग्लोरिफाइड किया है, पुलिस में पावर है, पुलिस में शक्ति है, पुलिस कुछ भी कर सकता है। चोर तो बेचारा है, डरेगा, सहमेगा, एंड ही वांट्स टू एंजॉय, ठीक है। पापा ने कहा डन, इसके लिए चोर नहीं बनूंगा तो फिर क्या बनूंगा, चलो डन। अब खेल शुरू, पापा ने जैसे ही हामी भरी डन, और पापा ने ही उसको वो पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के। ओ द लिटिल वन रशेस, वो पुलिस का वो खाकी वाला जो ड्रेस होता है पहन लेता है, कैप लगाता है, टॉय गन रखता है, विसिल, वो छड़ी, एंड द गेम स्टार्ट्स। जैसे ही छोटू ने वो पुलिस का ड्रेस पहना, पावर आ गया, आई मीन ही वांट्स टू एंजॉय, ठीक है ना, उसको पावर आ गया, उसकी भाषा चेंज हो गई, उसका कॉन्शियसनेस, उसकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग चेंजेस। और पता है वो क्या कहता पापा को, ये नाटक नहीं करना, अंदर कर दूंगा, जानता नहीं है मैं कौन हूं। और जैसे छोटू स्लैश पुलिस डराए, पापा स्लैश चोर डरे, और पापा कहते ना नहीं 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 पुलिस अंकल, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। जितना पापा स्लैश चोर डरे, उतना छोटू स्लैश पुलिस को डराने का मजा आए। और ये डरने और डराने के होल प्रोसेस में अगर पापा ना डरे
तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है, मैं डरा रहा हूँ आपको और आप डर ही नहीं रहे हो। मजा तो तब आएगा ना जब सामने वाला डरे। और माता पिता तो ऐसे ही नाटक में भी उसको बच्चे को खुश करने के लिए हम करते हैं। तो पापा तो बच्चे की खुशी चाहता है, पापा और सहमे और डरे और घबराए और मीक बने और सीपिश बने, छोटू और डराए और दम दिखाए और पावर दिखाए। एंड दैट प्रोसेस ऑफ डरना डराना रीचेस इट्स क्लाइमैक्स। और वो छोटू इतना उस रोल की कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि वो पापा स्लैश चोर को डराने के प्रोसेस में वो पापा को शो करता है, थोड़ा धक्का मारता है, क्योंकि आई मीन ही इज अ पुलिस। और वो जो धक्का है अनफॉर्चुनेटली गलती से एक्सीडेंटली धक्का गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिग टाइट स्लैप ऑन पापास फेस। वो चाटे के रूप में हो जाता, मारना नहीं चाहता था, वो धक्का मारना चाहता था, बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सचमुच अच्छी जोर से पड़ती है। आपने भी छोटेपन में खाया होगा छोटू का, मम्मी गोदी में उठाती है तो इट वाज रियली बिग ब्लो, अच्छी जोर से पड़ती है उसको पापा को। प्रश्न पूछो, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? एंगर इज एन इमोशन। अब देखना हम कैसे खेलते हैं एंगर के साथ। पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? अच्छा, जितना या जितना मैंने लोगों से बात की, एटलीस्ट इन द इंडियन ऑडियंस, परसेंटेज के हिसाब से मोर देन 80% ऑफ माई ऑडियंस, बहुत मम्मी पापा जो भी हैं, वो कहते हैं नहीं आएगा। हो सकता है 20% पापा को गुस्सा आ भी, पापा मम्मी जो भी हो, बट बाय एंड लार्ज एक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस कहते नहीं आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पापा को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आएगा तो वो तो बहुत नेचुरल है, नहीं आएगा बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग, और उसके पीछे के भाव को समझना जरूरी है। तो जब मैं पूछता हूँ कि पापा को क्यों नहीं गुस्सा आएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। एक जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है ना, इसीलिए गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, खेल है ना, रियल में तो है ही नहीं, जस्ट अ गेम, और वो तो गलती से ही हो गया होगा। तो पहले का मैं आपको तोड़ बताता हूँ, ठीक है? थियोरेटिकली तो इट मेक सेंस, बट प्रैक्टिकली हम वैसे जीते नहीं है। जब लोग कहते हैं कि मेरा बेटे ने तो किया, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरी बहू, वहां तो आपको कुछ नहीं होता है, वहां तो आ चढ़ जाता है, वहां तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा बच्चा छोटा करके यू हैव ऑल द एबिलिटी टू फॉरगिव दैट लिटिल वन, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू माय वाइफ, जरा सोचिए, बहुत दोखलेपन में हम जीते हैं। थियोरेटिकली तो हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा लॉजिक है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिकल, मेरा बेटा तो वैसे ही बोलो ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, फिर क्यों नहीं होता है? अच्छा, खेल है ना, तो ये जीवन भी तो खेल है। क्यों इतने सीरियस हो जाते हो? क्यों इतना अपने मन पे और दिल पर इतनी भारीपन ले लेते हो कि जीवन का ही, खेल का वो जो मजा है वो खो देते हो? वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, जीने के चक्कर में जीवन का जो भाव या उसका जो मजा है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, वही लॉस्ट है। फिर तो आपने लक्ष्य को ही भूल गए और चल रहे, कहां जा रहे हो पता नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन का, वो भी समझना बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, उसके रीजंस देते हैं, मैं आपको उसका साइकोलॉजिकल रीजन बताता हूँ। पता है, पापा ने सचमुच का चाटा को एक्सपीरियंस करके भी पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पापा ने स्वयं को कभी चोर माना ही नहीं। मैं तो पापा हूं, ये तो खेल है। चाटे का भाव तो चोर पुलिस के लिए था, और वो पुलिस से थोड़ी ना चाटा खाया, वो तो मेरा बेटा है। Although the role was of police, although the role was of a chore, a thief, but 500% बैक ऑफ हिज माइंड, कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में पापा को हाई अवेयरनेस था कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, खेल चल रहा है, एंड इट इज जस्ट अ गेम। और गेम में वो शायद उस भाव में आ गया और गलती से लग गया।
पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम इमोशनल हीलिंग क्यों नहीं कर पाते या इमोशनल स्टेबिलिटी में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मां नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वॉट यू हैव इज नॉट वॉट यू आर। आई हैव दिस ग्लास, आई हैव। जो आपके पास है वो आप नहीं है। आई हैव 2 किडनीज। हेलो, आई हैव 2 किडनीज। आई एम 2 किडनी। ये तो समझ में आ रहा है ना। आई हैव 2 आईज। एम आई दी आई? मेरे पास गाड़ी है, मैं क्या गाड़ी हूं? जितना ज्यादा आत्मिक कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उस आत्मिक कॉन्शियसनेस को छोड़कर हम मदर कॉन्शियस, वाइफ कॉन्शियस, महिला कॉन्शियस, पति कॉन्शियस, बिजनेसमैन कॉन्शियस, पिता कॉन्शियस, जहां उस रोल में आए, मैं पिता हूं और ये बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, इसका कल परीक्षा है, ये मान नहीं रहा है, गारंटीड है उस रोल में आपको वो क्रोध, क्योंकि अब आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है उसका जीवन को संवारना। लेकिन आत्मिक लेवल में आपका कर्तव्य वो नहीं है, वो एक अलग डायमेंशन पर हमारा लाइफ चले जाता है। ये क्यों आत्मा को समझना जरूरी है और क्यों प्रैक्टिकली आपको 24 घंटे आत्मिक कॉन्शियसनेस को धारण करना जरूरी है? क्योंकि आत्मा का मूलभूत नेचर है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। यही चाहिए। हेलो, उदाहरण दूं? सिंपल सा उदाहरण है। एक बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हम प्रोग्राम कर रहे थे। इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज, साउथ इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ। ये बीच बीच में ना आवाज हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने गर्ल्स थे तो मैंने उनका ऐसे कैजुअली पूछा, बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा अंकल जीन्स एंड टॉप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, क्यों? तो उन्होंने कहा कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? अब मनुष्य हर चीज कंफर्टेबल चाहता है। कंफर्टेबल ड्रेस, कंफर्टेबल माइक विच इज नॉट नाउ, ठीक, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। यही चीज आपको बाहर हम बिठा दें तो शायद बोलेंगे क्या अब हम चलते हैं भैया, इसके लिए थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। कंफर्टेबल गाड़ी, कंफर्टेबल कुर्सी, कंफर्टेबल घर, कंफर्टेबल जॉब, नौकरी, सचमुच बुरा मत मानिएगा। कंफर्टेबल पत्नी, आहा, कंफर्टेबल पति, कंफर्टेबल बच्चे, कंफर्टेबल सास। मैं सांस बोलता हूँ ना तो मेरी भी सांस चढ़ जाती है। अंतर नहीं है दोनों में, सांस और सांस, ठीक है। हर चीज मनुष्य कंफर्टेबल चाहता है। मैंने उस बच्ची को कहा चलो आप जीन्स एंड टी शर्ट कंफर्टेबल, सो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मैं अच्छी दिखूंगी। अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाला ड्रेस, अच्छा दिखाने वाला घर, इंटीरियर एक्सटीरियर। बुरा मत मानिए, अच्छा दिखाने वाली पत्नी, अच्छा दिखने वाले बच्चे। सर जिंदगी शो ऑफ है, दिखावा ही है ना, मेरा बेटा ऐसा, मैं, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये। बुरा मत मानिएगा, दिखा दिया आपने तो क्या होगा? उन्होंने कहा उससे ये होगा। एवरी टाइम आई आस्क तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या। एक जगह जाकर गाड़ी रुक गई, थम गई, उसके बाद तो क्या होगा का उत्तर नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा मैं खुश होंगी। तो खुशी होगा तो क्या होगा? खुशी होगा तो खुशी होगा, बस और क्या। तो फिर मैं शांत रहूंगी तो क्या होगा? यू नो, अल्टीमेट लाइफ का ऑब्जेक्टिव, इवन विद द जीन्स एंड टी शर्ट, इट इज हैप्पीनेस। Even with a marriage it is happiness, even with a good job it is happiness, everything that you and I doing, it all results into happiness. और happiness क्यों? happiness क्यों? क्योंकि आत्मा का मूलभूत नेचर ही वो उसी का बना हुआ है। इमोशनल हीलिंग का सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि
हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। वो हीलिंग शक्ति है मेरे अंदर, बस उसको उभारना है। उसको अपने 24 घंटे के व्यवहारिक जीवन में बच्चे के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, समाज के साथ, गाड़ी चलाते हुए कितनी कितनी अच्छी ट्रैफिक, आहा, आत्मिक लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहे हो आप, इस लेवल पर कर रहे हो। ये दुनिया ऐसी है, लोग ठीक नहीं। आप पॉलिटिशियन, राजनेता, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रैफिक पुलिस, आप उसके रोल को देख रहे हो। वो कॉन्शियसली आया ही नहीं है। और आप जितना मर्जी चिढ़ जाइए, जितने मर्जी आप गाली दे दीजिए, ट्रैफिक सुधरेगा नहीं सुधरेगा पता नहीं, और वो कब सुधरेगा हम तो चाहते हैं सुधर जाए। बट एक चीज का गारंटी है, देन आई एम इन डिस्ट्रेस इमोशनली, आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट एट पीस, आई एम नॉट स्टेबल नहीं हूं। और जहां वो इंस्टेबिलिटी है, गारंटीड है वो आपके शरीर को प्रभावित करेगी। देयर इज अ माइंड बॉडी कनेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो जो रोल कॉन्शियसनेस से हट करके मैं सोल कॉन्शियस, क्योंकि इमोशन, कौन कौन से इमोशन है जो हमको तकलीफ देते हैं? जैसे गुस्सा है, गुस्से को दूर करने का दवाई ही है शांति। शांति खाइए, शांति सोचिए, शांति पहनिए, शांति के आधार से जीवन जिए, माना गुस्सा रहेगा ही नहीं। इस संसार में जितने भी इमोशनली या मेंटल चैलेंजेस है, राइट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया टू ओसीडी, ओसीपीडी, जो जो भी आप नाम दे, बाइपोलर केस, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हैलुसिनेशन, डेल्यूजन, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। सबका एक ही आधार है, शुरुआत। और पता है शुरुआत क्या है? आई लैक, द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग। मैं ठीक नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैंने इनके लिए कितना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, कमी है, ये कम है, ये भी कमी है। तो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, गए काम से। ये थॉट प्रोसेस अगर है कि आई एम नॉट कंप्लीट, इसीलिए भगवान बहुत जरूरी है इमोशनल हीलिंग में। क्योर वो कैसे करता है? वो आकर कहता है तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, बहुत अच्छे हो, सोचो तो सही। आप इसको लेकर के सोच रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। आत्मा तो शांत स्वरूप भरपूर है, फैक्ट्री सेटिंग करके भेजा था, और बचपन में से फिर अभी तक बहुत गड़बड़ हो गया, हमारा बिलीफ सिस्टम ही सब गड़बड़ कर दिया। ईश्वर परमात्मा आकर वो बचपन के उस बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह उभार कर आपको बताता है, बच्चे इसको इवैल्यूएट करो, किस किस मानसिक अवस्था के साथ, किस थॉट प्रोसेस के साथ, और क्या बिलीफ सिस्टम के साथ आप आज के वर्तमान जीवन को जी रहे हो। इट्स सो आउटडेटेड, इट्स सो रूडिमेंटरी, इट्स सो पुराना। आपको मैं बस एक ही मैं उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण। और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही ये है कि एक नई सोच, एक नई मान्यता। मैं आत्मा हूं, मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और आप प्रूव करने को बोलोगे तो भी मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं शरीर हूं की मान्यता से मेरे को क्या प्राप्ति हुई, और मैं आत्मा हूं कि कॉन्शियसनेस से मुझे क्या प्राप्ति हुई। आप मार्केट में जाइए, दो चीजें खरीदिए, दोनों का 5-5 रुपए, आप देखोगे भाई किसका ज्यादा क्वालिटी अच्छा है, वही लोगे ना। तो मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। किससे हीलिंग हो रहा है, किससे मेरे जीवन में जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो उनको मैं कंट्रोल नहीं, मैं अपनी वाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, बच्चे को नहीं कंट्रोल, उनको बता सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, इतना ही है मेरा कंट्रोल। अब वो समझ ही नहीं रहा है, तो मेरा समझाने का तरीका भी चेंज हो रहा है। अब क्या उससे मेरे को मन की शांति और रात की नींद आ रही है? मैं तो बहुत ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखता हूँ, बहुत रैशनली। मुझे याद आता है हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, डिफेंस के ऑडियंस थे, तो मैंने उनको ऐसे जैसे मैंने कहा ना, ओम शांति, प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सब किया। मैंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया, आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है, कुशल मंगल है। एंड मैंने एक स्टेटमेंट कहा, हाउ इज योर लाइफ, पूछते ना आपका जीवन कैसे है, सब ठीक चल रहा है, हाउ इज योर लाइफ। 3 उत्तर हो सकता है दोस्तों। उत्तर नंबर 1, गुड। गुड में सब आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, मैग्निफिसेंट, सुपर, ब्यूटीफुल, सब अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली ऑपोजिट, नॉट गुड।
थोड़ा टेंशन है, थोड़ा चिंता है, थोड़ा भय है, थोड़ा इनसिक्योरिटी है, थोड़ा पता नहीं क्या होगा, थोड़ा मूड ऑफ होता है। तीसरा, कभी खुशी कभी गम, हमेशा गुड नहीं, हमेशा बैड नहीं, चलता है, अनुभवी है, ठीक है। ठीक है, चलता है, कभी अच्छा है कभी नहीं है, मौसम भी परिवर्तन होता है, दिन और रात होती है, तो जीवन भी सुख और दुख का ही खेल है। क्या बहुत अच्छा। मैंने कहा जिनका गुड है वो हाथ ऊपर उठाओ। आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कहूंगा तो पब्लिक में तो सबका ही सुपर गुड है। सोशल मीडिया में देखो, व्हाट्सएप में डीपी देखो तो लगता स्वर्ग अभी है। थॉट्स तो इतने अच्छे अच्छे चलते, दुनिया का हाल बेहाल है, लेकिन सोशल मीडिया में स्वर्ग अभी है। पति पत्नी का डीपी देखकर बोलते तुम ऐसी दिख, और तुम्हारे विचार इतने श्रेष्ठ। अब वास्तविकता में और बहुत अंतर होता है, क्योंकि वी ट्राई टू शो टू द होल वर्ल्ड द बेस्ट पिक्चर ऑफ गिरीश। वास्तविकता अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाथ मत ऊपर उठाइए, आप लोग को कहा, वहां पे मैंने उनको कहा जिनका गुड है हाथ ऊपर, काफी लोगों ने उठाया। मैंने कहा मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इच्छा है, थोड़ा इंक्विजिटिव है, जिनका गुड है, जिन्होंने भी हाथ ऊपर उठाया, क्यों और कैसे गुड है वो बताइए, जानने की इच्छा है। तो वहां पे एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा प्लीज गो एड। उन्होंने कहा 5 कारण है मेरा लाइफ गुड है। मैंने कहा बताइए। पहला कारण उन्होंने कहा गिरीश जी माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई वाइफ इज गुड। और इस भाग वाले जितने मुस्कुरा रहे हैं ना, थोड़े पीड़ित हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप ये बोल रहे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो हमारी बहुत बड़ी चाहना थी और अभी तक हुआ ही नहीं। अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दूसरा कारण, उससे भी पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई चिल्ड्रन गुड। और फर्दर ही एक्सप्लेन, मेरा जो छोटा बच्चा है ना, खुद अपने आप उठ जाता है सुबह, खुद स्नान कर लेता है, खुद स्कूल का सब ड्रेस तैयारी कर लेता है, खुद नाश्ता कर लेता है, खुद स्कूल का बस पकड़ लेता है, वो स्कूल से आने के बाद खुद वापस हाथ पैर मुंह धो के ड्रेस चेंज करके खाना खाकर सोकर होमवर्क करके फिर ही टीवी देखता है। तो जब वो ऐसा कह रहे थे ना, बाकी सब जो लोग थे ना वो उनको ऐसे देखने लगे। और एक ने तो पूछ भी लिया, भैया ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? तो उन्होंने कहा सीक्रेट है नहीं बताऊंगा। ये तो और मजे की, ये तो और मजे की बात है। ऐसे बच्चे कैसे हो गए यार, हमारे तो सुनते ही नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और इनके तो सब खुद कर लेते। एनीवे उन्होंने कहा तीसरा कारण माई लाइफ इज गुड क्योंकि फाइनेंशियली आई एम गुड। फाइनेंशियली आई एम गुड मतलब धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सब है। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मेरे पास इनफ ऑफ रिजर्व्स है। चौथा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरे घर परिवार वालों के साथ मेरे संबंध भी अच्छे हैं और उनका हेल्थ भी अच्छा है। सर्दी खांसी होता रहता है लेकिन ऐसा कैंसर और हार्ट अटैक और फिर डिप्रेशन ऐसा कोई बीमारी नहीं है। और पांचवा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई बॉस इज गुड। ठीक है, मतलब सासू माँ इज गुड। ठीक है, बॉस ही है वो, मालिक हाँ ही बोलना पड़ता वो जो कहे। तो मैंने वो साहब को प्रश्न पूछा, आपको प्रश्न पूछूं? शायद अगर मैं आपसे भी पूछता तो हमारा भी उत्तर इन्हीं रिवॉल्व करता। घर भी ठीक है, धन संपत्ति भी, फ्यूचर भी, बच्चे भी सब सेटल हो गए हैं, तो इनके ही अराउंड हमारा भी उत्तर होता, सब अच्छा है मतलब हमारा लाइफ गुड। तो मैंने वो साहब से प्रश्न पूछा, मैं आपको पूछता हूँ, पूछूं? मैंने वो साहब को कहा सर अगर यही सब चीजें जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको पूछता आपकी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ऑफिस का काम कैसे है, धन संपत्ति कैसे, हेल्थ कैसा। लेकिन मैंने ये नहीं प्रश्न पूछा। मेरा प्रश्न क्या था? हाउ इज लाइफ। मैं पूछ रहा हूं लाइफ, आप बता रहे हो वाइफ। मैं पूछ रहा हूं लाइफ, यू आर टेलिंग मी अबाउट चिल्ड्रन। तो पता है उन्होंने क्या बोला? यही तो लाइफ है। मैंने कहा रो के क्यों बोल रहे हो, खुशी से बोलो ना, यही तो लाइफ है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो मैंने कहा सर आपकी लाइफ आपका होना चाहिए या इन पर निर्भर करना चाहिए? अगर किसी कारणवश
अगर वाइफ ऊपर नीचे तो फिर हम भी ऊपर नीचे, बच्चा ऊपर नीचे या हेल्थ ऊपर नीचे तो फिर हम भी परेशान हो जाएंगे। मेरा जीवन, मेरा चॉइस, मेरी मर्जी पर होना चाहिए, मैं डिक्टेट करना चाहिए या इन पर निर्भर करना चाहिए? बताइए। माई लाइफ। तो फिर उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा, आपको पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा अगर ये सब लाइफ नहीं है तो फिर व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? मैं आपको अपना डेफिनेशन बताऊं लाइफ का, ब्रह्मा कुमारीज में आने के पहले। और मुझे ये बोरीवली सेंटर पे इसकी इतनी कृतज्ञता है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान आज से करीब 25-26 साल पहले कांदिवली में, वहां पे मुझे ये मिला था। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इट रियली चेंज्ड माय कॉन्शियसनेस। वो जो हीलिंग प्रोसेस स्टार्टेड। प्रॉब्लम और बिगड़ा है, दुनिया अच्छी नहीं हुई है, दुनिया और कॉम्प्लिकेटेड हुई है, भीड़ और ज्यादा बढ़ा है, ट्रैफिक और हुआ है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द होल ग्लोबल वर्ल्ड हैज चेंज, पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ा है आज 25 साल से पहले, महंगाई 25 साल से पहले और ज्यादा बढ़ा है। यस और नो? लेकिन गिरीश भाई बहुत स्टेबल, काम, क्वाइट, रिलैक्स्ड, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो अंदर की दुनिया है और ये सब बाहर की दुनिया है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, विशेष हमारी बहनों ने ईश्वर परमात्मा ने जीवन की परिभाषा बताई। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जीवन, जीवन की परिभाषा पहले की क्या थी? हाँ, किसी का ना मोबाइल बज रहा है, माताएं देखिए, अपना अपना मोबाइल चेक करिए। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे ये बात साबित होती है कि जो मालिक हैं वो डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, हाँ, हम लोग परेशान हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए या, और ढूंढने के बाद भी ना मिले तो हमसे ज्यादा योगी वो हैं। इट्स ओके। हाँ, देख लीजिए, चेक कर लीजिए या, चलिए, हाँ, कोई बात नहीं। जी, करेक्ट। बजाने वाले निश्चिंत, और जो शांत रहने वाले, शांति का क्लास सुन रहे हो, वो डिस्टर्ब। अब ये अच्छा। एनीवे, मैं आपको अपना डेफिनेशन बताता हूँ लाइफ का, ये वहीं से गड़बड़ है। ठीक है, जब मैं दूसरी कक्षा में था, बिलीफ सब तो वहीं से बचपन से ही पैदा होते हैं, हमारा सोसाइटी, माता पिता, बड़े समाज, बुक्स, रिलीजन, सोसाइटी, मीडिया, वही सब हमको ऐसे समझाते। तो जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, मैं अच्छा नहीं पढ़ता था, मतलब मैं बहुत स्टूडियस बच्चा नहीं था। अच्छा नहीं पढ़ता था, स्टूडियस नहीं था का तात्पर्य है भारत की माताएं जैसा चाहती हैं वैसे मैं नहीं पढ़ता था। और भारत की माताएं चाहती है कि बच्चा बैठ के पढ़े, और हम बॉयज जो होते ना, हम बैठ के नहीं पढ़ पाते। हम खेलते कूदते घूमते घामते पढ़ते थे, और मम्मी कहते तू बैठ के नहीं पढ़ते, तुम बैठ के नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और हम सहन करना पड़ता था, मम्मी बोलती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम नहीं पढ़ते थे। और उस जमाने में जब मैं दूसरी कक्षा में था, 6-7 वर्ष का था, उस जमाने में मेरा दुश्मन नंबर 1, गेस करिए कौन? मम्मी नहीं, मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी, और उसके कारण सबसे ज्यादा गाली हम खाते थे। और मम्मी का एक ही पेटेंट डायलॉग, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख, वो कितना बैठ के पढ़ती है। और मैं मन ही मन दुखी होकर सोचता, एक दिन तो देख लूंगा इनको। अरे, और मैं दीदी के पास जाके कहता भी था, एक दिन आप भी थोड़ा मस्ती करो ना, तुम आप भी थोड़ा घूमो घामो, मस्ती करो, इधर करो, ताकि मेरे को डांट कम मिले। अब आपके कारण मैं खा रहा हूँ डांट। एनीवे, हम वैसे भी नहीं पढ़ते थे बैठ के। एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आ गए, 2-4 दिन ही बचे थे। और जब एग्जाम के दिन नजदीक आता है तो तनाव सबसे ज्यादा किसका बढ़ता है? क्या बात है, अनुभवी बैठे, मम्मी का सबसे ज्यादा बढ़ता है। उनका डायलॉग, इसीलिए तो गुस्सा आता है। पैदा हमने किया। और फिर गुस्सा भी आ रहा है, अरे फिर तो छोड़ते, फिर करते ही नहीं थे, बच्चे ही नहीं पैदा करते थे। एनीवे,
हम वैसे ही नहीं पढ़ते थे। मम्मी का टेंशन लेवल बढ़ गया आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था। पता है मम्मी ने मुझसे क्या कहा? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और क्योंकि मैं दूसरी कक्षा में था, मेरा 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली था। मतलब अभी तो हमारे यहाँ पे सब कचरा ही भरा हुआ है ज़्यादा, इसीलिए हमको इतना इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। और क्योंकि हमको कोई स्ट्रेस नहीं था, मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने तुरंत जवाब दिया। मम्मी को देखकर कहा कितना भी चलेगा। उनकी आंखें बाहर आ गई। उनको हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, स्पाइन अटैक, फुल बॉडी अटैक, क्योंकि ये कह रहा कितना भी चलेगा। अब उस उम्र में छोटे बच्चा सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? माँ को ही करेगा। मीन ही ओनली रिलेट्स टू द मॉम, और तो कोई है नहीं। अब मम्मी की इस अवस्था, शी वॉज इन स्ट्रेस, शी वॉज इन पेन, उस अवस्था को देखकर बेटा गिरीश थोड़ा सा घबरा गया। ओ माय गॉड, बिकॉज ऑफ मी शी इज इन पेन। मैंने तुरंत डायलॉग चेंज कर दिया। पता है मैंने मम्मी को क्या कहा? मैंने मम्मी को कहा तेरे को कितना चाहिए? हमको तो कुछ भी चलेगा, 2 4 10 1 दर्जन 2 दर्जन, आई एम परफेक्टली फाइन। आई मीन शी वाज नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने पूछा आपको कितना चाहिए? पता है उन्होंने क्या कहा? 100 में 100। और मेरा पहला विचार आया, यार उस स्कूल में 8 घंटे जाके मरूं मैं, टीचर की डांट खाऊं मैं, मुर्गा बनूं मैं, होमवर्क करूं मैं, एग्जाम लिखूं मैं, घर में 8 घंटा थके हारे आऊं, उसके बाद तू मुझे वापस धक्का मार के ट्यूशन भेज, वो भी झेलूं मैं। मार्क्स किसको चाहिए? ये हम सिखा रहे हैं इस छोटू को, ये है इमोशनल प्रोग्रामिंग। और आज उसी की वजह से इस उम्र में आकर हमको लगता है क्या सब तो करना को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। इमोशन इज समथिंग दैट आई नीड टू फील, पीस हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। चलो छोड़ो, जितना भी हो सकता था मुझसे मेरी कैपेसिटी के अनुसार हमने पढ़ पढ़ा करके एग्जाम भी लिख दिया, रिजल्ट का दिन भी आ गया। बचपन में हमको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था। टीचर ने कहा मास्टर गिरीश प्लीज कम एंड कलेक्ट योर रिपोर्ट कार्ड। मैं कहा ठीक है। शी ओपन द रिपोर्ट कार्ड, ओ शी स्माइल्ड, मुस्कुराया उन्होंने और कहा कंग्रेचुलेशंस गिरीश, कीप इट अप। और मुझे तो समझ में ही नहीं आया, हम तो सदा अप ही रहते थे। ये तो मम्मी पापा अप एंड डाउन हो रहे, दादा दादी अप एंड डाउन हो रहे, टीचर अप एंड डाउन हो रहे, हम तो स्वाभाविक ही अप ही रहते हैं भाई, हम तो सदा खुश ही रहते हैं। अब ये क्या अप करने की बात कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। हमने रिपोर्ट कार्ड को बैग में डाउन कर दिया रख दिया, बाकी तो हम यहाँ से अप ही थे। फिर खेल करके मस्ती करके हम घर पहुंचे, बेल बजाया, मम्मी दौड़ करके दरवाजे पर आई, दरवाजा खोला, रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बैग में रखा, ले लो, हमको तो वैसे भी नहीं चाहिए था, आपको चाहिए आप ही देख लो। वो शी पाउंस्ड ऑन द बैग, अनजिप किया, रिपोर्ट कार्ड खोला, उनकी आंखें खिल गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। शी वॉज वेरी हैप्पी। पता है क्यों? 75% मार्क्स मिले। लग रहा था मम्मी को फेल होगा, वो 75 वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड। शी वॉज सुपर हैप्पी, खुश हो गई। और पता है क्लाइमैक्स, मैं आंखों के कोने से देख रहा था मम्मी को। पता है मम्मी ने क्या किया? रिपोर्ट कार्ड लेकर पप्पा के पास गई और पापा को कहा मेरा बेटा है। और मैं सोच रहा था यार व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, आप मजे ले रहे हो और सारी मेहनत मैंने की, एंड यू आर बास्किंग इन द ग्लोरी। मेरा बेटा है। चलो छोड़ो, मम्मी खुश, पप्पा खुश, हम भी खुश, 75% मार्क्स खुश, टीचर खुश, सब खुश ही रहने चाहिए। अब है सुपर क्लाइमैक्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधा घंटे के बाद हमारी माताजी हमारे कमरे में आए, मुझे 2 चाटा लगाया। अब क्या प्रॉब्लम, 75% मार्क्स से अब ज्यादा क्यों? मैंने तुरंत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कॉल किया। मैंने कहा मेरे को आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए, चाटा क्यों पड़ा भाई? उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। पता है मुझे चाटा क्यों पड़ा? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। घर के बाजू में ना हनुमान मंदिर था, 75 की खुशी में सोचा था 1 नारियल चढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 मिला, मैंने भी 2 नारियल में कन्वर्ट कर दिया। भगवान जी को 2 नारियल चढ़ाए और दिल की गहराई से, वेदना से, दर्द से
सच्चाई से मैंने कहा भगवान जी, बहुत दुख होकर के आपको भगवान जी ने कहा बोलो बच्चे, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, क्या चाहते हो? मैंने कहा बस एक ही प्रार्थना है मेरी। बोलो तुम्हारी जो प्रार्थना है मैं सफल कर दूंगा। मैंने कहा सेकेंड स्टैंडर्ड का गिरीश लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहा है। नाउ दिस इज माय फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ, अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू माय मॉम। और हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गड़बड़ है। ईश्वर मम्मी पापा रचयिता था आकर के हमको इस संसार की वास्तविकता से बोध कराता है। भगवान जी ने कहा बोल बच्चे, तेरी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। मैंने कहा भगवान जी, मुझे मिले या ना मिले, क्योंकि किसी और को मिलने से दर्द जाता है, दो मिला। और आज 50 साल की उम्र में भी किसी और को मिलने से आपको दर्द है। वो जो दर्द है ना, वो इमोशनल दर्द है। क्यों नहीं हील कर पा रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल्स ही गड़बड़ है। क्योंकि जीवन की पहली परिभाषा है इज टू हैव, इज टू गेट, मिलना चाहिए। इट्स ओके, इट्स ओके। जी इट्स ओके। तो चाहिए हमारा पहला डेफिनेशन है लाइफ का। पता है बचपन से क्या हुआ? समाज ने, माता पिता ने हमको वैसे ही प्रोग्राम किया। मिलना, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, नीट में एडमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, शादी में अच्छा परिवार मिलेगा, घर मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। सिर्फ यहीं तक नहीं है, गड़बड़ कहाँ है? बुरा मत मानिए माताएं, प्यार मिले, प्यार मिलेगा। पत्नी पति के साथ या अपने आप से बात करती है और ये कहती है पति को, तुम्हारी माँ के लिए कितना किया, क्या मिला? सम्मान, दैट यू शुड अंडरस्टैंड मी, वो भी चाहिए। आई हील, नो, मदर इन लॉ शुड हील मी। मेरा बच्चा जो सुन रहा है, दे शुड हील मी। जिनका मोबाइल बज रहा था, दे शुड हील मी। वो बंद करेंगे तो मैं शांत होंगी। अब उनकी मर्जी नहीं है बंद करने की, आप डिस्टर्ब नहीं रहो। वो इग्नोरेंट हो सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि मेरा बज रहा है। सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा, उनका स्वभाव संस्कार आपको तकलीफ दे रहा है, वो अपने नेचुरल रीति से बिहेव कर रहे हैं, बट आई एम इन पेन एंड आई वांट टू हील माई सेल्फ। और ये आई हील जब तक नहीं आएगा ना, तब तक मैं चाहूंगा डॉक्टर। फॉर दिस एग्जाम्पल, द मदर इन लॉ इज अ डॉक्टर फॉर मी, द चाइल्ड इज अ डॉक्टर फॉर मी। वो मेरे अनुसार कर ले तो फिर ठीक है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज चाहिए, इज टू हैव, इज टू गेट। जीवन की परिभाषा अगर ये है इमोशनल लेवल में भी, तो भी प्रॉब्लम है। इट्स ओके okay. आज आपको हम इमोशनली हील करके ही छोड़ेंगे। इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। आपका ध्यान जा कहाँ रहा है? मुझे याद आता है, मैं काफी वर्ष पहले की बात है, हम गोपीचंद एकेडमी है हैदराबाद में, पुलेला गोपीचंद, उस समय तो पीवी सिंधु भी वहाँ प्रैक्टिस करती थी। और हम वहाँ उनके लिए प्रोग्राम करने गए, तो उन्होंने ना सब पेरेंट्स को बुलाया था। स्टेडियम ही है, बैठ के आप देख भी सकते हो। स्टेडियम मीन्स कोर्ट्स हैं, 8 कोर्ट हैं उनके, और बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जगह पे सभी माताओं, सॉरी सभी पेरेंट्स को बिठाया और कहा आप शुरू करो। और वो बच्चे खेल रहे थे, और भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तो फ्री में छोड़ दिया। अब जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा ये बच्चों को पहले बोलो बंद करने के लिए, इतना हल्ला कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा, एक बच्चे ने आकर नहीं कहा अंकल आपकी आवाज हमको डिस्टर्ब कर रही है। ज्यादा जोर से मैं बोल रहा था, माइक सिस्टम मेरे पास था, वो बच्चे भी हल्ला कर रहे थे। एक भी बच्चे ने आकर नहीं कहा अंकल थोड़ा धीरे बोलो ना यार, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि बच्चा खेल में इतना इन्वॉल्व है, वो इतना, और शायद हम बड़े होते 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 हमारा ध्यान भटकाव में ज्यादा जीता है। इसीलिए प्लीज मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। आप यहाँ आते हैं, प्लीज आते रहिए। इतनी, जब चौथा चीज था ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो इसी चीज का है।
कि मुझे अपने विचारों को, अपने इमोशंस को अभी ध्यान रखना, अगले 5 मिनट तक कुछ भी हो, किसी का भी कितना भी मोबाइल बजे, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकते, फिर मैं पूछूंगा ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते, आप बोलेंगे तो नेचुरल है, तो मैं कहूंगा ध्यान लगाना भी नेचुरल है। आप प्रैक्टिस कर करके चिंता कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, हम प्रैक्टिस कर करके अपने मन को शांत, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थोड़ा सा एफर्ट देना है एंड इट विल बिकम नेचुरल। आज आप गाड़ी चलाते हैं, 15-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं आप, बात भी कर रहे हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहता, आपने कब गियर चेंज कर दिया, कब आपने क्लच दबा दिया, कब आपने ब्रेक लगा दिया, कब आपने इंडिकेटर, यू नो इट इज कॉल्ड एज मसल मेमोरी। यहाँ का भी एक मेमोरी है, हर चीज का मेमोरी होता है। इतना नेचुरल हो गया है, बार 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 करते 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 आपको बहुत कॉन्शियसली अटेंशन नहीं देना पड़ता। जिस दिन आप पहली बार गाड़ी चला रहे थे तो बहुत कॉन्शियसली आपने दिया, अच्छा कौन सा गियर में है गाड़ी, अच्छा 1 में, स्पीड कितना है, ओके 2 में, अब 3 में करूँ। देखते थे आप गियर को, क्लच को, स्पीडोमीटर को कि कौन सा है। अभी तो आपको गाड़ी का इंजन के आवाज से ही फील हो जाता है कौन से गियर में है गाड़ी, यस और नो, एंड इट्स सो नेचुरल, एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। जीवन की पहली परिभाषा चाहिए, इमोशनल हीलिंग का दुश्मन नंबर 1 यही है। कोई और मुझे इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, मान के चलिए वो गलत है, द बिलीफ इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि मम्मी ने बचपन से डाला। चाहिए, मिलना, हैविंग, दूसरा डेफिनेशन ये और कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। मैं 10वीं 11वीं में तो थोड़ी समझ आ गई। मम्मी पापा ने पता है मुझे क्या कहा, तू बड़ा होकर क्या करेगा, मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, दूसरी बार कुछ भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, बिजनेसमैन। सेकंड डेफिनेशन, बनना। हैविंग और डूइंग के चक्कर में एक चीज भूल गए, द बीइंग। किसको चाहिए खुशी, किसको चाहिए शांति, किसको चाहिए आनंद, आत्मा को चाहिए। आत्मा का मूलभूत स्वभाव ही वह है, और उसका जो तरीका है, कान से, नाक से, मुख से, आंख से, मन से खा कर नहीं हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हमको समझना है हील करने के पहले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और जिन चीजों को आज हम हैप्पीनेस 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 बोल कर रहे हैं ना, बोल करके फील कर रहे हैं ना, माफी चाहता हूँ, वो हैप्पीनेस से दूर दूर तक नहीं है। इट इज ऑल प्लेजर 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 एंड प्लेजर। साइंटिफिकली प्लेजर और हैप्पीनेस को डिफरेंशिएट किया गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप जवाब दीजिएगा। मैंने अभी यहाँ खाना खाया, मान लीजिए खाने में गुलाब जामुन था, मैं थोड़ा मीठा कम खाता हूँ, नेचुरोपैथी हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं। काफ़ी समय के बाद गुलाब जामुन दीदी ने कहा खा लो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने गुलाब जामुन खाया और मैंने दीदी को बड़े प्यार से कहा, दीदी थैंक यू सो मच, गुलाब जामुन खा के दिल खुश हो गया। प्लीज बताइए खुशी है या प्लेजर है? मार्क्स मिल करके बहुत खुश हुआ मैं। प्लेजर इज ऑलवेज इज इन टेकिंग, इज इन कंजम्पशन। नेटफ्लिक्स देख के खुश, कंजम्पशन है, खा रहे हैं आंखों से, मुख से, कान से। भाई साहब ने कहा आपका क्लास बहुत अच्छा था। मजा आ गया। बिना गिरीश भाई का क्लास सुने, बिना कुछ सुने, ऐसे ही 5 मिनट ना देखे, ना सुने, ना खाए, ना पिए, ना सूंगे, जस्ट लाइक दैट। आत्मा जस्ट लाइक दैट ही एंजॉय कर सकती। प्रॉब्लम है कि हम यहां फंसे हुए, इसके द्वारा कंज्यूम कर रहे हैं। और जिस दिन अच्छा एक दिन गुलाब जामुन खाया, दूसरा दिन भी मिल गया, तीसरा दिन भी मिल गया, मजा ही मजा ही मजा ही आता जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। द सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज प्लेजर always, most of the time, will lead to addiction. Happiness will never lead to addiction. और जिस दिन मुझे गुलाब जामुन नहीं दिया गया,
उस दिन विड्रॉल सिम्टम होगा। फिर मैं जबरदस्ती पूछूंगा गुलाब जामुन क्यों नहीं बनाया, आहा क्रोध। प्लेजर इज ऑलवेज इज इन कंजम्पशन, इज इन टेकिंग। मिलना, देखना सब कनेक्टेड है। तेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना तो मम्मी खुश होगी। माफी चाहता हूँ, आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डायलॉग बोलना बंद कर दीजिए, यू आर जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस। रादर जस्टिस तो बहुत माइल्ड टर्म है, बुरा ना लगे, इट इज सिनिंग, पाप है ये। आप बच्चे को जिंदगी भर गलत सिखा रहे हो। और वो मार्क्स इज जस्ट अ वर्ड, वो हर चीज को रिलेट करेगा, मिलने में ही खुशी है। और इनको ज्यादा मिला तो और दुख है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मुझे छुट्टी नहीं मिली उसका दुख नहीं है, इनको भी नहीं मिली उसका खुशी है। अच्छा, गुड। आई मीन दैट इज सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक हैप्पीनेस करके कोई शब्द नहीं है इस संसार में। इट्स ओनली प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर है। तो प्लीज बताइए, संसार की कोई भी किताब खोल लीजिए, आध्यात्मिक किताब या सेल्फ हेल्प बुक में कोई भी नहीं कहता प्लेजर को कैसे एनहांस करना है। हर शास्त्र में या हर अच्छे किताब में या तो खुशी है या आनंद है, प्लेजर करके शब्द ही नहीं है। आज मैंने गुलाब जामुन खाया, कल भी खाया, आज मैंने सिगरेट पिया, परसों भी सिगरेट पिया, एक दिन लत लग जाएगी। आज दिन नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, उसका भी आदत। और पता है सबसे बड़ा एडिक्शन किसका है? ऐसे कोई रिसर्च नहीं हुआ है, ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, खाने का। अच्छा खाना, टेस्टी खाना, और अगर नहीं मिला, इसीलिए तो गुस्सा आता है। मेरी क्या गलती बहू, मेरी क्या गलती? जिनका मोबाइल बज रहा है वो, अब उनको वही बनाने आता है तो हम क्या कर सकते हैं? अब उनको वो मोबाइल सुन ही नहीं दे रहा है, बंद ही नहीं कर पा रहे, वो हमारी क्या गलती? सो माई लाइफ शुड बी माई चॉइस। आई हील, मुझे हील करना है। और हीलिंग आत्मा करती है। और आत्मा कैसे करेगी? अपने आत्मिक स्थिति में बार बार बैठने का प्रयास करो। जस्ट बी इन द एक्सपीरियंस, कुछ करना नहीं है। लोग पूछते क्या करें क्या करें क्या करें, जो कर रहे हो ना, बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। ये करना मीन्स यू आर कर्म कॉन्शियस। मैं थोड़ी गहरी बात बता रहा हूं। ये कर्म कॉन्शियस छोड़ो, सोल कॉन्शियस बनो। इन सब भटकाव से 2 मिनट, 2 मिनट जस्ट बी लाइक दिस। ऐसे ही मैं खुश हूं, क्यों? विदाउट एनी रीजन। कुछ अच्छा हुआ तो खुश नहीं, बुरा नहीं हुआ इसीलिए ना, ऐसे ही। आत्मा का ओरिजिनल नेचर, गुलाब की फूल की ओरिजिनल नेचर, खुशबू, वो कुछ करता थोड़ी ना है, वो अपने ओरिजिनल नेचर में रहता है। आपको मिल जाएगा, आपके घर परिवार वालों को मिल जाएगा ये खुशबू। आत्मिक स्थिति में रहिए। और जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान भी शांति का सागर है, सुख का सागर है। गिरीश भाई भगवान के साथ योग लगाता है, मेडिटेशन करता है। हम ब्रह्मा कुमारी इसमें हर व्यक्ति भगवान के साथ मेडिटेशन करता है। इसीलिए नहीं करता है कि बाल मिले, धन मिले, फिर मिले। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप भी हैविंग ही था। आई एम डूइंग दिस टू यू, यू गिव मी, यू गेट मी, यू सेट मी, फिर मांग रहे हैं। मार्क्स मिले, वो तो हमने कर दिया। अब हमको लगता है भगवान जी मार्क्स देने वाले, भगवान जी तू दे दे, क्योंकि मम्मी ने कहा पूजा करके जा। हमने कहा क्यों? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइडिया बहुत अच्छा, भगवान जी मार्क्स देते। शिवरात्रि में मैं हैदराबाद में था, we were speaking about experiencing God's consciousness. Can I experience God? भगवान कैसे सोचता है, वो क्या करता है, वो आपको देखकर अभी क्या फील कर रहा होगा? परेशान है, दुखी है, स्ट्रेस में है, बेचारे को भी इमोशनल हीलिंग क्लास करा दो गिरीश भाई। कैन यू अंडरस्टैंड गॉड की क्या स्थिति होगी अभी? ये दुनिया की हालत देख के व्हाट इज गॉड थिंकिंग? गॉड का नेचर, गॉड का कैरेक्टर, गॉड की पर्सनालिटी। और मैंने वहां लोगों को पता क्या कहा? मैं गिरीश आत्मा
निराकार शिव परमपिता परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि के साथ जोड़ता हूं, जस्ट टू एंजॉय पीस। हम बोलते हैं ना भाई साहब, आपके साथ बैठने में ही अच्छा लगता है, बाहर बहुत गर्मी है, आपका ये एसी कैबिन में बहुत अच्छा लगता, ठंडक, अरे ठंडक महसूस हो रही है, कुछ चाहिए थोड़ी ना, बाहर गर्मी है, जहां ठंडक है। परमात्मा ठंडक है, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं सर, बस आपसे, आपके साथ बैठने में अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। भगवान की उस पर्सनालिटी को फील तो करो, और वो फील को, इमोशनल फीलिंग, सुख शांति को अनुभव करने को हटाकर हमने कहा आप मन की शांति दो, आप सुख दो, आप धन दो, आप पत्नी दो, आप बच्चा दो, आप बिजनेस करो, आप स्टॉक मार्केट बढ़ाओ। और भगवान जी बोलता है मैंने किया है क्या भैया, स्टॉक मार्केट मैं हैंडल करता हूँ, matrimonial.com मैंने खोल के रखा है, शादी मैं ही करवाता रहूंगा वहां बैठ के। मैंने रियल एस्टेट एजेंसी खोल के रखा, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट बोरीवली स्टेशन के नजदीक, 5 मिनट्स ड्राइव। यही तो हमारे रिक्वेस्ट होता है। भगवान के तो तुमने मेरे को क्या क्या बना दिया, डॉक्टर, रियल एस्टेट एजेंट, HR कंसल्टेंट, मैट्रिमोनियल.com। मैं आपसे मिलूं हर दिन और मैं आपको कहूँ माता जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप आपके नाम पे ओम धन नमः, ओम नमः, ओम दयाई नमः, ओम नहीं मिला, शक्कर मिलेगा क्या, खत्म हो गया है माता जी। हाँ ठीक है ले लो। दूसरा दिन फिर सुबह सुबह ओम माता जी नमः, ओम माता जी नमः, ओम माता जी नमः। हाँ, दूध भी नहीं है, 1 ग्लास मिलेगा। 10 साल तक मैंने यही किया। माता जी बोलेंगे ओम वोम रहने तो क्या चाहिए बता दो। क्यों फालतू में तुम मेरे नाम पर मेरी चढ़ाई कर रहे हो। भगवान से हमको सिर्फ चाहिए, वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस गॉड, वी डोंट वांट टू एंजॉय हिज कंपनी। इस संसार का सबसे पवित्र, सदा खुश रहने वाले व्यक्ति कहो, भगवान कहो, उसके साथ का अनुभव मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं तुम ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। और सबसे मजे की बात बताता हूं, या सबसे हार्ड रियलिटी बताता हूं, वो कर नहीं सकता, वो सब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको प्यार देगा, वो आपको शांति दे सकता है। वो शांति को धारण कर कर आप मेहनत करके आप स्टॉक मार्केट में कमा लो, आप अच्छा नौकरी कर लो, बिजनेस में 4 चांद लगा लो, दैट इज योर एफर्ट। मैं आपको शांति देने के लिए, वो जो है वो ही देगा ना वो। सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ये इमोशनल हीलिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मैं आत्मा और एक परमात्मा। और जहां ये दोनों सेट हो गया, बिलीव मी, आपकी बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं लाइफ के, जो भी संबंधों में तनाव है, बिजनेस को लेकर है, वो सब सेटल हो जाएगा, बिकॉज यू आर स्टेबल, यू आर स्टडी, यू आर इजी। इस मन की अवस्था से जो आप निर्णय करेंगे वो करेक्ट ही होगा। इस मन की शांति को ध्यान में रखते हुए आपने ना सामने वाले को हर्ट किया, ना खुद हर्ट हो रहे हो, आपके संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे को प्यार नहीं चाहिए आपसे, यहां से मिलता है। मेरे को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, इनसे मिलता है। हैप्पीनेस इज इन गिविंग, प्लेजर इज इन टेकिंग। गुलाब जामुन खा के, माँ ने गुलाब जामुन खाया, माँ को प्लेजर हुआ। माँ ने गुलाब जामुन नहीं खाया, बच्चे का इंतजार किया, बच्चे को खिलाया। क्या बात है। माँ, इसीलिए माँ का जो प्यार है ना, और खुशी जो होती है ना, वो खिलाने में ज्यादा होती है, खाने में नहीं होती है। बताइए माताएं, आप खुद खाने में ज्यादा खुशी होगा या दूसरे को खिलाने में होगा? अब वो भी भारतीय संस्कार है, खिलाना खिलाना खिलाना, वो प्रोग्रामिंग है। ऐसा नहीं है कि माताएं कुछ स्पेशल है भाइयों से, लेकिन बचपन से आपको कहा गया है, यू नो यू आर गोइंग टू बी वाइफ, दीदी हो, बहन हो, भैया को पहले खिलाओ, उनको पहले खिलाओ। वो सैक्रिफाइसिंग नेचर, और उसको कहा यही करने से आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। परमात्मा ऐसे ही आकर हमारा वो प्रोग्रामिंग को सेट करता है। बच्चे यथार्थ में देने से, और क्या देना है आपको, धन दौलत संपत्ति, खाना पीना नहीं भी दोगे ना चलेगा, इस संसार में उसका प्रॉब्लम नहीं है।
इस संसार में मेजर प्रॉब्लम है ये जो अच्छे इमोशंस है ना उसकी बहुत कमी है। और अगर मुझको हैप्पीनेस की कमी है, मतलब मैं देना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सब रखूंगा। और मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है कि 10 लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही दबा के रखा हूँ। दैट इज वेयर यू हैव सो मच ऑफ डिस्पैरिटी। समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ है और कुछ लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं। वो कहां से आ रहा है? क्योंकि चाहिए, उसी में उन्होंने खुशी को देख लिया है। तो एक बार बार अभ्यास करिए, चलते फिरते उठ। कई लोग कहते हैं गिरीश भाई मन ठीक हो, मूड ठीक हो, वातावरण अच्छा हो, घर परिवार का माहौल अच्छा हो तो मेडिटेशन करें ना। अरे मेडिटेशन करना ही इसको ठीक करने के लिए, ये दवाई है। और इसीलिए कई लोग करते भी नहीं है। आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आज तो इनका ठीक नहीं है, परसों उनका ठीक नहीं है, मैं तो करना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है, घर का हाल। और फिर तो मौका ही ना मिले आपको एक एक महीने तक। When the environment is good, when my mood is good, when the time is there, only then I should meditate now. ईश्वर परमात्मा आकर कहता है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आजू बाजू कैसा भी वातावरण हो, करो, प्रैक्टिस करो, बार बार करो। आपको अपने मूड को चेंज करना है। जो दुखी है, जो परेशान है, जो डिस्टर्ब है, आई हील। आत्मा का बाय डिफॉल्ट नेचर में आत्मा शांत, और उसका आधार है संकल्पों से करना है। इमोशंस, जो फीलिंग्स आपको होती है ना, उसका जो प्राइमरी एसेंस है वो है आपके विचार। आज मेरे को समाचार मिला कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह फोन आया और गिरीश भाई का मूड थोड़ा सा डाउन हो गया। मैं थोड़ा सा चिंता करने लगा, परेशान हो गया। ऑफिस में हूँ, थोड़ा मुंह मुरझाया हुआ है। मेरे मित्र हैं बहुत सारे, भाई साहब आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ गिरीश? मैंने कहा थोड़ा सा टेंशन में हूँ। और पता है मेरे मित्र मेरा टेंशन कैसे दूर करते हैं? आप लोगों ने कई लोगों का मूड चेंज किया होगा, कई लोगों ने आपका मूड चेंज किया होगा। और उनको पता है मेरे मित्र को कि मुझे थोड़ा क्रिकेट का शौक है या पॉलिटिक्स का शौक है। उन्होंने कहा अरे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट मैच चैंपियनशिप में आ गई है। भले हम फोर्थ मैच ड्रॉ हो गया अहमदाबाद में, विराट कोहली वापस फॉर्म में आ गया, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी गिरीश का मूड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पिताजी के बारे में सोच रहा था तो थोड़ा दुखी। जैसे ही क्रिकेट, विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मेरा मूड डाइवर्ट हो गया। और वो किसने किया? मेरे मित्र ने आकर के विचारों की धारा को चेंज किया, करस्पॉन्डिंग मूड चेंज हो गया। आजकल तो हमको मित्र की भी जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स काफी है। नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, जो भी है। और इसीलिए आज संबंधों में भी गैप आता जा रहा है। आई डोंट नीड अ वाइफ टू मेक मी फील गुड। मोबाइल फोन कैन डू एवरीथिंग, अनफॉर्चुनेटली। और उससे हमको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, उससे हमको प्लेजर प्लेजर मिल रहा है और हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। प्रश्न पूछूं? मेरा मित्र ने आकर क्रिकेट के बारे में, विराट कोहली के बारे में बोला तो मेरा मन थोड़ा टेम्पररी सही। क्या गिरीश गिरीश के मूड को नहीं चेंज कर सकता था? क्या मैं ही अपने मन के विचारों को, पापा, हेल्थ, आईसीयू के बारे में जो सोच रहे हैं, और मैं ही अपने मन को कहता हूं हे मन, अच्छे विचार करो, परमात्मा विचार करो, आत्मिक विचार करो, अपने स्वमान को जागृत करो। ये भी तो कर सकता था ना। लेकिन कई लोगों को हम ये कहते हैं तो वो कहते हैं हम करते हैं, लेकिन ये वापस चला जाता है। और ये कब स्लिप हो जाता है? वापस पापा के बारे में सोचा, अयो, फिर से आप ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे। और ईश्वर परमात्मा आकर उसका हमको मैजिक पिल देता है। बच्चे, अपने आप से श्रेष्ठ स्वमान के साथ बात करो। मैं कौन हूं? मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं भी होना तो भी बोलो। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं आई, मेरा लाइफ ठीक नहीं था, बचपन ठीक नहीं था, मैरिड लाइफ ठीक नहीं था, बिजनेस ठीक नहीं था, जो भी हो, इट्स ओके। अब आप उस रोल कॉन्शियस, अब पिता नहीं हो, पति नहीं हो, पत्नी नहीं हो, अब आप आत्मा हो। उसकी एक अलग एक दुनिया है, आत्मिक लेवल वाली। मैं ईश्वर की संतान हूं, जो हूं, जैसा जैसा हूं, अच्छा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं। जैसा क्रिकेट, वैसा मूड चेंज, वैसा अपना स्वमान।
अपने आप से बातें करें। अब उसमें वो परमात्म शक्ति को लेकर आए। भगवान मेरा है, तुम मेरे साथी हो, यू आर माई राइट हैंड, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है और मेरा जीवन में परेशानी आप फील नहीं। एटलीस्ट वो 5 मिनट सुबह कॉन्शियसली डिलिबरेटली आपने अपने मन को चिंता, भय, पास, नेगेटिविटी, लोग, मोबाइल, ये वो जो भी था वहां से हटाकर इसका करस्पॉन्डिंग मूड और प्रिटी लॉन्ग टाइम बार बार करिए, सारा दिन में करिए। क्योंकि जैसे ही आप स्लिप हो जाते हैं ना, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कार ड्राइवर हूं, ये गलत है, उस समय ये अभ्यास करना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। देखिए, क्या देखना है? आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर मेडिटेशन करेंगे। ये कैमरा है ना, ये कैमरा ने गिरीश भाई को देखा, कैप्चर कर लिया। इसने गाड़ी को देखा, आपने फोटो खींचा। किसी व्यक्ति को देखा, किसी परिस्थिति को देखा, खींच लिया फोटो, ठीक है। कैमरा ने खींचा, अब गिरीश भाई भी देख रहा है, मैंने आपको देखा, परिस्थिति को देखा और गाड़ी को देखा। मेरे में और वो कैमरा में अंतर पता है क्या है? वो सिर्फ खींच के रख लेता है, कुछ नहीं करता। मैंने खींच कर यहां फिर गड़बड़ कर, कितनी अच्छी गाड़ी है, मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। यू क्रिएटिंग थॉट, मैं भी मेहनत करूंगा। आपकी कामना जागृत हो रही है। और अगर मेहनत करके नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं मिला, फिर वो वाला दूसरा वाला जो मिलना नहीं मिला, इनको मिला, फिर मैं परेशान हो रहा हूं। कैन आई बी डिटैच्ड 5 मिनट के लिए? बस मैं आत्मा, शांत स्वरूप, परमात्म शक्ति की किरणें मेरे में आ रही है, जस्ट एंजॉय, कोई कामना नहीं। और अगर कामना करनी है तो शिव बाबा कहते, हम भगवान को बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा कहते हैं शुभ कामना। ये मर्सिडीज गाड़ी जिनके पास भी है उनको बहुत कंफर्ट दे, वाह, बहुत सुख दे सबको, जो जो खरीद सकता है और जो खरीदना चाहता है। मैं कौन? थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो प्रैक्टिस करेगा, जैसे गुस्से में हम एक्सपर्ट हो गए, वैसे हम शांति में भी एक्सपर्ट हो गए। कितना भी हलचल हो वातावरण, कितनी भी विषम परिस्थिति लाइफ में क्यों ना हो, चाहे शरीर का हो, चाहे संबंध का हो, चाहे नौकरी धंधा बिजनेस का हो, you will remain stable. You know why? Because I, the soul, consciously is in a state of peace, and I decide अगले 5 मिनट के लिए, हे मन स्टॉप, हे बुद्धि स्टॉप, कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, लायक हूँ, पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। अगले 5 मिनट मैं मन का मालिक हूँ, इमोशंस का मालिक हूँ, राजा हूँ। इसीलिए से राजयोग कहा जाता है। मैं डिसाइड करूंगा अगले 5 मिनट मैं कौन से इमोशंस में रहना चाहता हूं। छोटा छोटा प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, क्योंकि बार बार हमने गलतियां की, आदत हो गई। नहीं माना, तुरंत मेरे को दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहा है। या तो इमोशनली सेंसिटिव है या इमोशनली एग्रेसिव है, स्टेबल नहीं। सिर्फ 7 इमोशंस के साथ खेलिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, ज्ञान मन सत्यता, और शक्ति, पावर। ठीक है, करें मेडिटेशन। एक इमोशंस करेंगे, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रेड लाइट के पहले, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे करिए, इमोशनल हीलिंग। ओठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाइए, मुस्कुराइए, दांत दिखने चाहिए। हाँ, चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर ले। हाँ,
आजू बाजू देखिए, आजू बाजू देखिए, क्या बात है। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो कृपया करके अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। ये हाल है, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। ठीक है? बस एक छोटा सा निवेदन है, ये तो बड़ा फनी एक्सरसाइज है लेकिन निवेदन है, करूं? कल शाम के 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे ऐसे ही रहिए, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली। यहाँ से अभी घर जाना, घर जाके देखना बेटा टीवी देख रहा है, तो आपको पता है क्या करना है? हाथ से नहीं करना, और बच्चे को कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर लो, जब से मैं शाम को गई हूं तुमने किताब को हाथ नहीं लगाया है। जब आप ऐसे कहोगे ना तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, और शायद उसके मन में प्रश्न उठेगा, मम्मी कोविड तो नहीं हो गया आपको? सिम्टम ही इतने मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, और माता जी डिस्टर्ब नहीं हो रही। दूसरी बार कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, मम्मी आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर। आई मीन तीसरी बार, चौथी बार, आधा घंटा, 1 घंटा। बच्चा टीवी देखने की गलत जिद कर सकता है, आप और मैं मुस्कुराने की अच्छी जिद नहीं कर पाते। वो शक्तिशाली या आप शक्तिशाली? आपने ज्यादा जीवन देखा या उस छोटू ने देखा? आपको ज्यादा समझ है या उसको ज्यादा समझ है? आपको ज्यादा अनुभव है या वो बच्चा? बच्चा गलत कर रहा है लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन मैं अपनी मुस्कुराहट, शांति, खुशी की जिद को 5 मिनट के बाद खो देता हूं, और वो छोटू लेके जा रहा है। कल शाम के 8:30 बजे तक। अभी यहां से गाड़ी से जाएंगे, ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, बस ऊपर से आना बचा हुआ है, बाकी तो ड्राइव। पीछे से गाड़ी ना के, आपको क्या करना है? पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, उसको कहना 3 महावाक्य उच्चारण करने। पहला, वो थोड़ा घबरा रहा होगा, आपके मुख से भी क्या क्या महावाक्य निकलेंगे पता नहीं भाई, गलती उसकी थी। वो धीरे धीरे विंडो पे नीचे करेगा। पहला महावाक्य, उनको कहना भाई साहब आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने इनका नुकसान पहुंचाया, ये मेरे चोट की चिंता कर। उनको लगेगा आप धरतीवासी नहीं हो, कोई दूसरे ही ग्रह से आए हुए। आई मीन लुक एट हिम, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, डैमेज डन, एंड ही इज इंक्वायरिंग अबाउट माय हेल्थ। वो अचंभित रहेगा। दूसरा महावाक्य, मुस्कुरा के कहना उसको भाई साहब क्या टक्कर मारी है आपने, अब तो कंफर्म्ड है यू आर नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, कहीं और से ही आए हो। तीसरा और अंतिम महावाक्य, दिस इज इमोशनल स्टेबिलिटी। मेरा इमोशन मैं डिसाइड करूंगा, वो परिस्थिति नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि मैं राजा हूं, मालिक हूं, शांत हूं, मेरा पिता शांति का सागर है, उस नशे में हूं। और ड्राइवर को कहना, पीछे वाले ड्राइवर को, तीसरा महावाक्य भाई साहब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट, इससे ज्यादा तो हमारे पास और कोई बोलेगा तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तेरे को जानता नहीं है मैं कौन, तुमको गाड़ी, यही कहते हैं ना, यही कहिए इमोशनल स्टेबिलिटी से। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप 1000 बार बोलिए बच्चा टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले, आप खोइए नहीं अपने उस वमान को। एंड और भी तरीके हैं उसको हैंडल करने के, बट एंगर इज नॉट अ सोल्यूशन। यू कैन नॉट टीच द चाइल्ड हाउ टू गेट एंग्री। उसको कहना पुलिस स्टेशन चलते हैं, इंस्पेक्टर साहब मेरा मित्र है, जज भी मेरा बचपन का साथी था, मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं, और रिटर्न में 10 रुपए की चाय भी पियेंगे, पैसा तू देगा, फाइनल सेटलमेंट में अकाउंट सेटल कर ले। प्रश्न पूछूं, उसने आपकी गाड़ी का 5,000 रुपए का नुकसान, बम्पर तोड़ दिया मान लीजिए, ही मेड अ मिस्टेक, उसकी वजह से आपके 5,000 रुपए का गाड़ी का नुकसान,
आपके गुस्से से आपका हार्ट का नुकसान, आपका बीपी का नुकसान, आपका किडनी का नुकसान, आपका लिवर का नुकसान, वो कारण नहीं है। आपको कंप्लीट राइट है, मरते दम तक आप उससे 5,000 रुपए ले सकते हो, लेकिन इसको तकलीफ मत दीजिए, इसको तकलीफ नहीं दीजिए। और मेरे हार्ट अटैक से मेरे घर वाले परेशान, उसको वो भी अधिकार नहीं है आपको, घर वालों को दुखी करने का अधिकार नहीं है आपको। हार्ट को डैमेज कौन कर रहा है? वो, उसने तो गाड़ी को टक्कर मारा, वो तो बच्चा बस टीवी देख रहा है, वो तो पढ़ नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड दैट्स अ ट्रिगर, लेकिन मैं मालिक हूं। आई हील। और कौन हील करता है? आत्मा की ये इमोशंस। बस शांत रहिए, गुस्सा जाएगा, शक्तिशाली रहिए, डर चिंता भय रहिए तो सही। इस इमोशंस में जबरदस्ती कल शाम के 8:30 बजे तक रहिए तो सही। आदत कॉन्शियसली करिए। मेडिटेशन इज ऑल्सो कॉन्शियस अवेयरनेस। अगले 5 मिनट मैं शांत हूं, मुझे पता है बाहर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन करिए तो सही, लाइए तो सही अपने विचारों को। पापा के विचारों से मैंने लाया ना, वो फ्रेंड ने मुझे पापा के विचारों से यहाँ क्रिकेट के बारे में लाया ना, खुद लेकर आइए ना। दैट इज द एफर्ट, और कुछ नहीं। कल शाम के 8:30 बजे तक। लास्ट एग्जाम्पल, अभी खाना खाएंगे रात को, दाल रोटी चावल सब्जी, पति ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में मिलाया, फर्स्ट निवाला मुख में डाला, आई इतना नमक। तो बताइए क्या करना है आपको? मुस्कुरा के पत्नी को कहना, अरे सुनती हो, जरा इधर आओ। वो कहेंगी सब्जी लाऊं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। रोटी चाहिए? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही आपकी वाइफ खड़े हों, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के साथ वाइफ की आंखों में देखना। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, आप गुजराती मराठी जो भी भाषा में बोलना। वो नमक वाली आलू गोभी का कटोरा हाथ में लेना, वाइफ को देख के कॉन्फिडेंटली कहना, आई लव यू। तू ही खा ले पूरा, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा। गांधी जी 239 माइल्स दांडी यात्रा करके, नमक आंदोलन करके, स्वराज्य भारत। आज 75वें साल में वो बहन मेरे बारे में क्या क्या सुना रही थी, इंटरनेशनल IIT ISRO। नमक आपको हिला रहा है। नमक कैन डिस्टर्ब यू। नमक, वेयर इज योर फाउंडेशन ऑफ लाइफ? नमक कैन बॉदर यू। नमक मुझे इरिटेट कर रहा है। और किस पे गुस्सा कर रहे हो? पत्नी पे। उसने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। नमक इज मोर इंपॉर्टेंट। पता है वो नमक में गुस्सा क्यों आ रहा है? ईगो, मैं पति। कहां गया आत्मा? कहां गया इमोशनल हीलिंग? वो चेंज इन कॉन्शियसनेस जब तक नहीं आएगा ना, नहीं हो पाएगा। और इसका सबसे बड़ा फॉल आउट बताऊं, अगर मैंने पत्नी पे गुस्सा किया, क्या खाना बनाया है, तुमको पता नहीं मेरा बीपी चढ़ा रहता है, उसमें नमक भी इतना ज्यादा, तुम देख के नहीं करते, ऑफिस में भी मरो, यहां भी मरो, और पीछे बैठकर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और कल उसका इलेक्यूशन कंपटीशन है भाषण करने की, और पता है वो क्या पढ़ाई कर रहा है? नारी सशक्तिकरण। हो गया नारी सशक्तिकरण। आप पिता और माता, यू विल फील ग्लोरिफाइड। मेरा बच्चा इलेक्यूशन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ले, क्या भाषण करता है। लेकिन मान के चलिए आपका बच्चा कभी भी महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पप्पा ने नहीं किया। वो तो सिर्फ भाषण करने के लिए, वो तो सिर्फ लिखने के लिए। रियल लाइफ में इट्स अ मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स अ पेट्रियार्किकल सोसाइटी। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है। कितना भी महिलाएं इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि पापा नमक पर पत्नी पर गुस्सा कर सकता है, दैट मीन्स आई एम अ मेल। टुमारो इज इट माय फ्रेंड, इज इट अ गर्ल, इज इट अ कलीग, इज इट अ वाइफ, इज इट अ मदर, सॉरी यू डोंट डू थिंग्स एज पर माय विश, आई विल गेट एंग्री। कौन सिखा रहा है इस छोटू को? सिर्फ इमोशनल हीलिंग ही नहीं होगा, विश्व की भी हीलिंग होगी, समाज की भी हीलिंग होगी। और वही परमात्मा चाहता है। यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन गॉड्स डिवाइन प्लान ऑफ क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। स्वर्ग ऐसे ही आएगा। स्वर्ग यही बनाना है जब हम सब एक दूसरे को आत्मा के हिसाब से प्यार दे, सुख दे, शांति दे, आनंद दे। भले आप नमक वाली सब्जी खिलाओ,
नमक कैन नॉट बॉदर मी, मैं आत्मा राजा हूं। आत्मा सब्जी नहीं खाती। फिर देह में आ गए, फिर देह का प्लेजर खाकर मजा नहीं, खाना फिर चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी प्लेजर प्लेजर। बहुत सूक्ष्म में देखेंगे ना, इट्स प्लेजर प्लेजर। हैप्पीनेस से हम बहुत दूर है दोस्तों। ठीक है, चलिए 2 मिनट्स मेडिटेशन। थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठे, अपने पीठ को स्ट्रेट कर ले, दोनों पाँव को, हाथ में अगर कुछ चीज है पकड़ा हुआ है, इफ इट इज पॉसिबल बैग में रख दें, साइड में रख दें, दोनों हाथ को फ्री करें। शरीर से कंप्लीटली रिलैक्स्ड, अपना पूरा अटेंशन अपने मन के विचारों पर और उससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने मन को कहें, हे मन, अगले कुछ क्षणों के लिए तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। भूतकाल में, भविष्य में, कारोबार में, साधारण विचारों में मन को नहीं भटकाना है। ये मेरा हीलिंग टाइम है। मैं स्वयं को भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ बनाने का ये मेरे पास बहुत अमूल्य समय है। Next few moments are very precious. I am going to heal myself emotionally. मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं। भृकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूं। प्लीज उसे देखने का प्रयास करें, महसूस करें। The center of the forehead, a tiny sparkling star. मैं एक ऊर्जा हूं, भावनाओं से, शुद्ध भावनाओं से भरपूर हूं। The true nature of this sparkling star is peace, is love, is happiness. अगर आप आंखें खोल के बैठे हैं तो प्लीज क्लोज योर आईज। Look at that sparkling star. आपके सर के ऊपर एक चमकता हुआ सुप्रीम स्टार है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। बहुत प्यार से हम उसे शिव बाबा कहते हैं। और उस पिता परमात्मा से शांति की किरणें, सफेद रंग की किरणें मुझ आत्मा को शांति से भरपूर कर रही है। महसूस करें शांति को। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है। कोई संकल्प नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, वेरी लाइट, वेरी रिलैक्स्ड। आई एम अ पीसफुल बीइंग। और आत्मा से सफेद रंग का प्रकाश मस्तिष्क के कोने कोने को हल्का
शांत, शीतल और स्वस्थ कर रहा है। और वो वाइट लाइट धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। मैं शरीर से और मन से एकदम शांत, शांति के इमोशन से मैं अपने आप को हील कर रहा हूं। मैं आत्मा बहुत खुश हूं। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही खुशी है। कल शाम के 8:30 बजे तक मुझे खुश रहना है और सबको खुशियां बांटनी है। देने में ही खुशी की अनुभूति होती है। मेरा लाइफ बहुत श्रेष्ठ है। आज मुझे ये पता चला, I can heal myself. I have 7 powers. I have God, the source of these 7 powers, to heal myself. मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सारे दिन में थोड़ा थोड़ा समय लेकर बार बार मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। परमात्मा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे से आंखें खोलें। चारों तरफ इस कॉन्शियस अवेयरनेस में बैठ करके भी मैं शांति की उस अवस्था में हूं। धीरे से अपने दोनों हाथों को जेंटली एंड सॉफ्टली रब इट। उस शांति को महसूस करें, खुशी को महसूस करें और अपने दोनों आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर और पूरे चेहरे को लगाएं। इसी शांति की अवस्था में बहुत रिलैक्स्ड होकर के बैठे। मैं ईश्वर की श्रेष्ठ संतान। बाहर की हलचल में भी अपने अंदर की स्थिति को स्टेबल, पीसफुल बनाना है। अपने आप को चेक करें, मैं कौन सी अवस्था में हूं। अपने जीवन को रिफ्लेक्ट करें। जो घटनाएं घट गई और उसमें शायद मैं इमोशनल ट्रॉमा में था, आगे आने वाले समय में ऐसी ही घटनाओं को हम बहुत स्टेबल होकर, बहुत पीसफुल होकर संभालेंगे। आज का दिन कितना अच्छा था। मुझे आने वाले समय को और श्रेष्ठ, मीनिंगफुल, पर्पसफुल और पावरफुल बनाना है। मेरा दुख या सुख का कारण माय रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन है। और परमात्मा मुझे ये ज्ञान देता है कि स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाना है। मैं शांत स्वरूप एक कैमरा की तरह हूं। हर चीज को देख के साक्षी भाव, गलत सही उसके प्रभाव में ना आकर एकदम न्यूट्रल और शुभ भावना कि सामने वाले भी अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करेंगे।
ब्रह्मा कुमारी इसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने जीवन को इमोशनली स्टेबल बना सकते हैं। अपने आप को ये वचन दें, बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में हम आकर के अपने रिस्पॉन्सेस को शांत और शीतल बनाएंगे, रोल कॉन्शियस से थोड़ा सा डिटैच होकर के चेक और चेंज करेंगे अपने रिस्पॉन्स को। भगवान का वापस दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। थैंक यू।